हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है अबाउट सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस अपीयर्ड इन द आईसीएस एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1938। And third statement है, Bose was sent to prison in Mandalay for nationalist activity in 1925 and he was released in 1927. And fourth statement है, सुभाष चंद्र बोस took part in the Quit India movement. तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी। जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो गांधी जी ने लॉन्च करा था 1942 में। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग समझें। देखिए, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं और डेफिनेटली उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग तो आप गलत नहीं करके आएंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ये हम सब जानते हैं। इनका जन्म हुआ था कटक में, और कटक उस टाइम बंगाल प्रोविंस में आता था। ठीक है जी। एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज सिलेक्टेड फॉर द आईसीएस बट रिफ्यूज टू टेक अप सर्विस, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर ये वर्क करना नहीं चाहते थे। ठीक है। एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921, सॉरी 29 नहीं 21। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़ पेपर कॉल्ड स्वराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कि इनके द्वारा कौन सी न्यूज़पेपर स्टार्ट करा गया था? स्वराज। एंड 1924 में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, और 1924 में आप याद रखेंगे सीईओ बने थे ये सीएमसी के, सीईओ ऑफ सीएमसी। सीएमसी बोले तो कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे यहाँ पर आईएनसी। आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ। ये पॉइंट्स आप साथ साथ लिखते रहना। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर याद रखना कि जो बंगाल वाला पार्ट था वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी तो उसके सेक्रेटरी भी यही थे। ठीक है, 1930 में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं मेयर। ठीक है, कलकत्ता के मेयर बन जाते हैं, मेयर ऑफ कलकत्ता। एंड ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया। बोस वाज सेंट टू प्रिजन इन मांडले फॉर नेशनलिस्ट एक्टिविटी। 1925 में इनको जेल हो जाती है और इनको रिलीज़ करा जाता है 1927 में। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1920 से लेकर 1942 तक, 1920 से लेकर 42 के बीच में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, इसको लेकर इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल। इसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ही कोइंड द टर्म जय हिंद। एंड बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स। बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे, यूथ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सुभाष चंद्र बोस जी से। ठीक है, और गांधी जी ने इनको टाइटल भी दिया था नेताजी का। अब ये टाइटल क्यों दिया था और गांधी जी के साथ इनके डिफरेंसेस क्यों थे वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, 1938 में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1938 और 39 में ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, ऑप्शन में 38 था, अब 39 का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। 39 में क्या हुआ, गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनका नाम था पटाभी सीतारमैया, बट वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन में नेताजी जीत जाते हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, और गांधी जी नहीं चाहते थे क्योंकि गांधी जी के डिफरेंसेस थे। अब डिफरेंसेस कुछ ऐसे नहीं थे, बस गांधी जी की जो विचारधारा हम सब जानते हैं नॉन वायलेंस की थी, और नेताजी चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले। ठीक है, हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से यहाँ से भगाएं, चाहे हम हिंसा करके भगाएं चाहे कोई भी तरीका हो। और गांधी जी आपको पता है नॉन वायलेंस विचारधारा पर चलते थे, तो इसको लेकर डिफरेंसेस थे। और गांधी जी के प्रेशर के चलते हुए नेताजी को पोस्ट भी छोड़नी पड़ी थी, जो 1939 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत करी एज अ फैक्शन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। थोड़े से डिफरेंसेस बढ़ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। फिर 1941 में बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर और सुभाष चंद्र बोस भी यही चाहते थे कि
कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बिजी हैं वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है, और ये सही मौका है कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हम भगा दें, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, ऑन द टेबल बात कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, बट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ कंपेन लॉन्च करी थी, कुछ ऐसे समझ लो आप आंदोलन लॉन्च करा था, ठीक है, और इसके चलते हुए 1941 में इनको जेल में डाल दिया गया, देन इनको रिलीज़ करा गया, बट इनके ऊपर सर्विलेंस, ऐसे समझ लो इनके ऊपर सर्विलेंस लगा दिया गया कि इनको बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, कि कहीं पर भी ये बाहर नहीं जा सकते, बट ये छुपते छुपाते अफ़गानिस्तान यूएसएसआर के रास्ते जर्मनी पहुंच गए, ठीक है। जर्मनी में इन्होंने जाकर सपोर्ट लिया, जो एक्सिस पावर के लीडर थे जर्मनी की तरफ से, जो लीड कर रहे थे हिटलर, ठीक है, नाजी लीडर भी आप कह सकते हो, ठीक है। मैंने वर्ल्ड वार सेकंड में बहुत अच्छे से कवर किए, एंड इन्होंने होप की थी कि भाई हम बी फ्रेंड और मतलब फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ एक्सिस पावर के साथ, और ये हो भी पाया था। हिटलर ने यहाँ पर सपोर्ट दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद ये जापान गए, जापान की जो आर्मी थी उससे हेल्प ली इन्होंने, और वहाँ पर जो प्रिजन बन चुके थे, मतलब प्रिजनर बन चुके थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे इंडियन सोल्जर, जो जैपनीज़ ने एज अ प्रिजनर बना लिए थे, उनको इन्होंने छुड़वाया, और वहाँ पर एक आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत करी, ठीक है। और बहुत ही एक मोटिवेशन इन्होंने एक कोट वहाँ पर बोला था, ठीक है, आप सब जानते होंगे, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और फिर 1945 में 18 अगस्त एक घटना हमें सुनने को मिलती है कि तैवान के आसपास, हाँ, तैवान के आसपास यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ, और इस प्लेन क्रैश में नेताजी भी मौजूद थे। तो नेताजी की यहाँ पर डेथ हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स आई, कुछ पर्सन यहाँ पर बिलीव करते थे कि नेताजी की डेथ हो चुकी है, कुछ पर्सन नहीं मानते थे। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रिपोर्ट पब्लिश करी। 1946 में एक रिपोर्ट आई, इसको कहा जाता है फिगेस रिपोर्ट, आई थिंक यहाँ पर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1956 में एक रिपोर्ट आई, शाहनवाज कमेटी या शाहनवाज रिपोर्ट, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है जी। इन्होंने भी यही माना कि नेताजी की डेथ हो गई 18 अगस्त 1945। और उसके बाद 1970 में एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका नाम है खोसला कमीशन रिपोर्ट, और इन्होंने भी यही माना कि नेताजी की डेथ हो गई 18 अगस्त 1945। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी कहाँ पर स्टार्ट हुई, 2005 में एक रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट थी मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। इसमें यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि कहीं पर भी प्रूव नहीं होता कि नेताजी की डेथ हुई थी 18 अगस्त 1945 में, ठीक है। बाद में हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। होपफुली आप अब यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे अपने एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कोड्स यहाँ पर नीचे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट है, डॉक्टर अम्बेडकर एंड गांधी मेड द पूना पैक्ट विच लेड रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फॉर विच इलेक्शन वुड बी थ्रू ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसको करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान से समझिए। अब देखिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि जो दलित हैं, या आप ऐसे समझो हिंदू में जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, ठीक है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। बट आप सब जानते हैं जब राउंड टेबल सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग चल रही है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, और गांधी जी जब यहाँ पर ये डिमांड सुनते हैं तो गांधी जी निराश हो जाते हैं। निराश होते ही गांधी जी वापस आ जाते हैं, और वापस आते ही गांधी जी यहाँ पर फास्ट रख लेते हैं। और ये फास्ट जब रखते हैं तो बहुत सारे लोग प्रेशराइज करते हैं बी आर अम्बेडकर जी को कि कोई बीच का रास्ता निकाले। तो उसके बाद पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी की जो एक डिमांड थी कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर नहीं डिमांड कर रहे हैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए, लेकिन आपको कुछ रिजर्व में सीट्स रखनी होंगी। तो इसको लेकर गांधी जी
यहाँ पर मान जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस थर्ड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं थी, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही देखना था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1909 में फर्स्टली कंसेप्ट आया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं, ईपीएफओ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्टली दिया गया था। मतलब यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट अगर कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसको मुस्लिम्स ही वोट देंगे। तो फर्स्टली सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया था मुस्लिम्स के लिए, बाद में फिर इसको दिया गया था सिख को, देन जो एंग्लो इंडियंस यहाँ पर रहते थे, और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो हिंदू क्लास है उसमें भी हम डिवाइड करते हैं, बांटो और राज करो की नीति में तो खैर ये चलते ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले 2 क्विज हैं, फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्विज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट श्यामाजी कृष्णा वर्मा। तो श्यामाजी कृष्णा वर्मा के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। ए स्टेटमेंट है, ही वॉज द नेटिव ऑफ काठियावाड़। बी है, ही स्टार्टेड अ मंथली जर्नल इंडिया सोशलोजिस्ट। एंड सी है, ही एस्टेब्लिश अ हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट इन लंडन विच वॉज कॉल्ड इंडिया हाउस, ठीक है। डी स्टेटमेंट है, ही वॉज द एडिटर जनरल ऑफ गदर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है श्यामाजी कृष्णा वर्मा के रिगार्डिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। ये जो वार हुए थे 18th सेंचुरी में, बैटल ऑफ वेंडिवाश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ एम्बूर एंड बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। सभी स्टेटमेंट यही हैं, तो आपको जस्ट क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। तो 2 आपके पास क्विज हैं, आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर अजर्शन क्या है, अजर्शन ये है कि औरंगजेब बैंड म्यूजिक एट द मुगल कोर्ट। एंड रीज़न यहाँ पर क्या है, ही हैड नो टाइम फॉर एम्यूजमेंट। अब आपको बताना है कि अजर्शन यहाँ पर चलो ठीक है कि औरंगजेब ने बैन करा म्यूज़िक, क्या रीज़न यहाँ पर सही है? तो इसका आंसर दीजिए वीडियो को पॉज कर, ठीक है जी। होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। यहाँ पर देखिए अजर्शन तो सही है बट रीज़न सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। देखिए औरंगजेब, अगर हम बात करें, हमने मुग़ल एम्पायर बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं ईपीएफओ हिस्ट्री के, तो सेकंड लेक्चर और जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने मुग़ल डिस्कस किया फर्स्ट एंड सेकंड में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं औरंगजेब के रिगार्डिंग। औरंगजेब ने जो मुग़ल एम्पायर है इसको काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश किया था, या फिर आप ऐसे समझें कि जो मुग़ल एम्पायर है वो पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश करने में जो कामयाब हुए थे वो औरंगजेब ही हुए थे। या आप यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जेनिथ पे था औरंगजेब के टाइम में, ठीक है। और औरंगजेब जो थे वो बहुत ही कम खर्चे करते थे, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का मैप मैं इस तरह से बना रहा हूँ, वैसे आप सब जानते हैं इंडिया बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब जो थे वो बहुत कम खर्चे करते थे, ठीक है। इवन इनको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये खुद की कुरान लिखते थे और उससे जो सेल करके पैसा आता था उसी से ही अपना खर्चा चलाते थे। और इन्होंने बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चे थे लाइक जैसे म्यूज़िक हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो ड्रग, ये सभी की सभी बंद कर दिए थे। कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग, ये सभी की सभी इन्होंने बैन कर दिए थे, ठीक है। और इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। आलमगीर कॉन्क्यूर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये भी इनको एक टाइटल दिया गया था, ठीक है। लिविंग सेंथ, ये बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, ठीक है। चलिए तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। बाकी हमने बहुत अच्छे से कवर करा है औरंगजेब के जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आप यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं मेरे ईपीएफओ हिस्ट्री के वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मंडा जो एक साइट थी, क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में? आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखने की करेक्टली मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मंडा जम्मू एंड कश्मीर में है, और सेकंड जो साइट है सुटका गैंडोर, ये साइट बालूचिस्तान में है। उसके बाद दाइमाबाद महाराष्ट्र में, एंड आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। वीडियो को पॉज कीजिए एंड यहाँ पर बताइए कि कौन सा करेक्टली मैच हो पा रहा है। चलिए होपफुली आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान में 1921 में बाई चांस यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम के बारे में हमें पता लगा। उसके बाद आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो 1851 के आसपास आई थिंक
फंक्शनिंग में आ गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, ठीक है। तो इन्होंने जब खोज करनी स्टार्ट करी तो लगभग 1500 साइट्स मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो 1921 में 21 से ये साइट्स की बेसिकली हमें जानकारी प्राप्त हुई 1500 के आसपास इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में, ठीक है। तो ऐसे समझो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट जो इनका बाउंड्री एरिया था, नॉर्थ में एग्जैक्टली मंडा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। वेस्ट में आपको बलूचिस्तान में साइट देखने को मिलेगी, सुटका गेंडोर साइट है ये। और ईस्ट में आपको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में साइट देखने को मिलेगी। और साउथ में आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आप ऐसे समझ लो बस इसके बीच बीच में ही 1500 साइट्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी साइट है राखी खाड़ी, जो आज की डेट में कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, हिसार हरियाणा में, ठीक है। इससे पहले मोहनजोदारो थी, लेकिन जब तक ये साइट फाउंड नहीं तो हम मोहनजोदारो को कंसीडर करते थे। और अभी के लिए राखी गाड़ी सबसे लार्जेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लेटेस्ट साइट यही है, राखी गाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 1857 रिवोल्ट सेंटर्स आर करेक्टली मैच विद देयर लीडर्स। तो आपको बताना है यहाँ पर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, और ये रिवोल्ट आपको पता है यहाँ पर पूरे इंडिया में रिवोल्ट नहीं हुआ था और कुछ एक जगह में ही रिवोल्ट हुआ था। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में जितने भी ये एरियाज़ हैं, क्या इन एरियाज़ में ये परफेक्टली मैच कर पा रहे हैं लीडर्स से, ठीक है। चलिए, बरेली में जो रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो लीड कर रहे थे खान बहादुर थे, ठीक है जी। बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो आपको बताना है कि ये करेक्टली मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या इनमें से कोई गलत है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सेकंड है थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। बरेली में जो विरोध हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, या रिवोल्ट हो रहा था, उसको लेड कर रहे थे खान बहादुर। बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ पर सभी के सभी लिखे हुए हैं, एक बार इसको याद कर लेना। दिल्ली में जनरल बख्त खान, या समटाइम्स आ जाता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पर्सन इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जॉन निकोलसन। कानपुर में नाना साहिब, ठीक है। और यहाँ पर सर कॉलिन कैंपबेल, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल। और यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सप्रेस कर रहे थे, हेनरी लॉरेंस। बरेली में खान बहादुर, सर कॉलिन कैंपबेल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। बिहार में कुंवर सिंह, विलियम टेलर, ठीक है जी। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बागपत में शाह अमल, ठीक है जी। ग्वालियर में तांतिया टोपे, जनरल रोज। और याद रखना, झांसी में भी जो रिवोल्ट को शांत कर रहे थे वो कौन थे, जनरल रोज। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ होगा, ठीक है। एसएससी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। तो ये सभी के सभी लीडर्स आपने एग्जैक्टली याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, समटाइम्स बख्त खान आ जाता है ऑप्शन में, समटाइम्स बहादुर शाह जफर आता है। ऑलमोस्ट 90% तो बहादुर शाह जफर आता है, बट कई बार जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे जनरल बख्त खान यहाँ पर लेड कर रहे थे इस रिवोल्ट को, ठीक है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर करेक्टली मैच विद द वाइसरॉय अंडर हुज रेन दे हैपेंड। आपको बताना है ये जो बेसिकली यहाँ पर इवेंट हुए, जैसे आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या ये लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड लिलिंगथगो के समय में हुई थी। एंड जलियांवाला बाग मास्कर, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। खैर, आपको वाइसरॉय बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए, चैम्सफोर्ड बने थे 1916 से 21, उसके बाद आए थे लॉर्ड रीडिंग 21 से 26, देन इरवन 26 से 31, उसके बाद विलिंगडन आए थे 31 से 36। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर विलिंगडन के टाइम में के बाद आए थे लिलिंगथगो, ये काफ़ी समय तक रहे थे 36 से 43। तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस मार्क कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेवल्स आए थे। वेवल्स प्लान बहुत ही फेमस प्लान था, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 43 से 47। देन माउंट पैटर्न। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, विल्ले की नीति। इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इवन बिफोर द अराइवल ऑफ लॉर्ड डलहौजी द अडॉप्टेड सन ऑफ द रूलर्स विदाउट अ नेचुरल हेयर वेयर नॉट अलाउड टू गवर्न द स्टेट। ठीक है जी। सेकंड है, सतारा झांसी नागपुर वेयर अमंग द स्टेट टू एनेक्स्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। थर्ड है, आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज विथड्रॉन। पहले हम समझ लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या। देखिए, इसको हिंदी में विल्ले की नीति कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता था, अगर कोई भी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्टेड सन को रूलर नहीं बना सकता। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। सतारा झांसी नागपुर के जो रीजन है ये एनेक्स करे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें ये कंडीशन भी थी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से भी कई जगह पर रिवोल्ट देखा गया था। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर वापस ली तो इसको भी बेसिकली विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो 1857 की जो मिटिनी हुई थी इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी विड्रॉ हो गई थी। तो आपकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही नहीं हो, करेक्ट होंगी, वो है सेकंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब आप ये याद रखना, सतारा जो बेसिकली अनेक्स करी गई थी 1846 में, सबसे पहले यही सिटी को अनेक्स करा गया था। उसके बाद झांसी और नागपुर को एक ही ईयर में अनेक्स करा गया था 1854 में। ठीक है, और ये अनेक्स करने के बाद झांसी और नागपुर जो सेंट्रल प्रोविंस है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। तो काफ़ी ह्यूज एरिया ब्रिटिशर्स ने कवर कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सभी की सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप बाद में अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल किंग बने थे 1719 फारूक सिहार के बाद और 1748 तक। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके समय में क्या क्या हुआ था। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है अटैक बाय नादिर शाह। सेकंड है निजाम उल मुल्क फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद पहले मुगल्स के अंडर आता था, फिर निजाम उल मुल्क ने क्या मुगल्स से ये एरिया एक तरह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, मतलब ये जो इनके अंडर आता था उससे छुड़वा लिया था। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय द मराठास पेशवा बाजीराव। तो आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर अच्छे से देखकर कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुई थी। ठीक है, देखिए नादिर शाह का अटैक हुआ था 1739 में। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल बहुत ही फेमस बैटल है। ठीक है, उसके बाद निजामुल मुल्क ने पहले बंगाल वाला जो रीजन है वो मुगल से इंडिपेंडेंट हुआ। देन सेकंड जो रीजन था हैदराबाद, निजामुल मुल्क ने ये जो रीजन था इसको इंडिपेंडेंट कर लिया था 1724 में। ठीक है, उसके बाद इन्वेजन ऑफ दिल्ली, यहाँ पर मराठास के जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे इन्होंने भी इन्वेट किया था 1737 में। ठीक है जी, बहुत ही कम आर्मी के साथ, ऐसे समझ लो 500 हॉर्समैन के साथ इन्वेट किया था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। और मोहम्मद शाह रंगीला को जो ये रंगीला टाइटल दिया हुआ था ये इसलिए दिया हुआ था, ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। और ये किसकी हेल्प से किंग बने थे, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। अब यहाँ पर आप मुझे बताइएगा सैयद ब्रदर्स के नेम क्या है। अगर आपने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स लगाए हैं तो डेफिनेटली आप ये पॉइंट बता पाएंगे सैयद ब्रदर्स के नेम क्या है। ठीक है, और इनको मैरी मेकर भी कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया लग्जरियस लाइफ जीते थे काफ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्वेश्चन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्धमान महावीर जो जैनिज्म के 24th गुरु थे, इनकी मदर, ठीक है, महावीरास मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। सेकंड स्टेटमेंट है गौतम बुद्धा मदर वाज द प्रिंसेस फ्रॉम द कोशलान डायनेस्टी। थर्ड स्टेटमेंट है पारसनाथ जो 23rd गुरु थे, तीर्थकारा भी कहा जाता था, जो जैनिज्म के गुरु थे, उनको बिलोंग टू बनारस। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड। वैसे आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये सिस्टर थे। ठीक है,
जो वर्धमानस जो मदर थे, ये डॉटर नहीं सिस्टर थे, यहाँ नहीं आएगा सिस्टर, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। ठीक है, चलिए बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। अगर यहाँ पर डॉटर की जगह सिस्टर होता तो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही होती। ठीक है जी, चलिए तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, हाउ डिड द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। ये स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, देखते हैं इनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, कैसे इनकी डेथ हुई थी। ये स्टेटमेंट है, ही वाज ट्रेचुरस स्टैब्ड टू डेथ बाय वन ऑफ हिज एम्बिशियस नोबल, क्या इनके नोबल ने ही इनको मार दिया था। बी स्टेटमेंट है, ही वाज किल्ड इन बैटल ऑफ तायोजिन याल्दिज द रूलर ऑफ गजनी हु एंटर्ड इन द कॉन्टेस्ट विद हिम ओवर द कैप्चर ऑफ पंजाब। खैर ये इनके डेथ के बाद ये पर्सन आए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं होगी, आपको बताना है ए और सी में से। सी स्टेटमेंट है, ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान को पोलो कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो चुगान खेलते हुई थी, हॉर्स पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और कब हुई थी ये डेथ, 1210 में। ठीक है, इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के जो नेक्स्ट रूलर बने थे इल्तुतमिश। चलिए होपफुली आपको सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे और हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और ऐसे ही हम जितने भी हमारे हिस्ट्री के भी सेशंस आएंगे डेली डोज में, ऐसे एक या दो क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे पूछा जाए रिगार्डिंग, जैसे हमने अभी सुभाष चंद्र बोस जी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस गलत ना करके। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।